नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में, भारतीय भूगोल की कक्षाओं में। जहां पिछली क्लास में हमने एक अध्याय पढ़ना शुरू किया था, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और आज की क्लास में हम ये अध्याय पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। आज की क्लास में हम ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। फिर अगले अध्याय में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले एक बार हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, क्षेत्रफल और जनसंख्या, एरिया और पॉपुलेशन, और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अर्थात लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया की बात की थी। ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो हम सिर्फ पिछली क्लास को अगर रिकॉल करें तो पिछली क्लास में हमने जाना कि सर, जब हमारे प्यारे भारत देश की बात की जाती है, जब इंडिया की बात की जाती है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल। वो है जी इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पर आता है? ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश ये भारत का विस्तार है। सबसे दक्षिणी जो हमारा बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर आता है? ग्रेट निकोबार में आता है। और यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। मुख्य भूमि के भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी में स्थित केप कमोरिन। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित केप कमोरिन। और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश आता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती। कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। और यहाँ जो हमारा देशांतर है, जो यहाँ हमारा लैटिट्यूड है, वो 68 डिग्री और 7 मिनट का ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है। और जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिला में आता है। और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड देखने मिलता है। हमने ये भी देखा था कि जब भारत की लंबाई की बात होती है, लेंथ की बात होती है, तो ये 3214 किलोमीटर है। वहीं जब भारत की चौड़ाई की बात होती है तो ये 2933 किलोमीटर है। ये भारत की चौड़ाई है। तो अर्थात हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर ली थी, हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात की थी। और तभी हमने एक मानचित्र भी डिस्कस किया था, हमने एक मैप भी बनाया था, और मैप के थ्रू भी हमने ये पूरी की पूरी बातें समझी थी। क्विज भी आपको प्रोवाइड किए गए थे। उम्मीद है कि क्विजेस भी आपने लगाए होंगे, और वहां पर भी बहुत से ऐसे सवाल थे जहां भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा गया था, जहां इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछा गया था। 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर भी देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। यही सारी बातों की चर्चा हमने अभी की। इन्हीं सब बातों के बारे में हमने बात की। हमने यहाँ पर अपनी कहानी को खत्म नहीं किया, हम आगे बढ़े। हमने यह भी समझने का प्रयास किया कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा कि 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये भारत से होकर के गुजरता है, इंडिया से होकर के गुजरता है। और ये अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, जिसमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसी आधार पर हमने ये देखा था कि भारत में 24 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है,
24 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भारत के सर्वाधिक 10 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें 8 राज्य ये हैं, यूपी है और मणिपुर है। इन राज्यों से होकर के गुजरता है। हमने ये भी देखा कि माही नाम की एक नदी है भारत में, और जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है प्यारे दोस्तों। फिर हम आगे बढ़े, अक्षांश के आधार पर हमने भारत की जलवायु की भी बात की कि भारत की जो जलवायु है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोनों का मतलब हमने आपको समझाया कि ये बात सच है कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में आता है, पर इसके बाद भी भारत की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसका एकमात्र कारण है हिमालय पर्वत। This is true that India's maximum area lies in the temperate zone, but then too we call the climate of India tropical climate because of the presence of Himalaya. हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा, मानसूनी शब्द क्यों आया? क्योंकि भारत में साल भर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। थ्रू आउट द ईयर इंडिया में मानसून विंड चलती है। मानसूनी हवाएं आवर्ती पवनें हैं, पीरियोडिक विंड है, जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, जो सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। तो ये पवनें भी हमें भारत में देखने के लिए मिलती हैं। तो इतनी बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को पढ़ा होगा, बढ़िया तरीके से आपने क्विज लगाई होगी। क्विज इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने ज्यादा प्रश्नों को आप लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना बेहतर परिणाम आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और था प्यारे दोस्तों कि हमने भारत के आकार की भी बात की थी कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार क्वाड्रेंगुलर अर्थात चतुष्कोणीय आकृति। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है, क्वाड्रेंगुलर शेप हमें भारत का दिखाई देता है। तो इतनी बातें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हमें देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करनी है। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है। तो आज की कक्षा में हम देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, हम मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे, हम डेलाइट सेविंग टाइम के बारे में बात करेंगे, हम लोकल टाइम के बारे में बात करेंगे, हम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के बारे में बात करेंगे, और आज की ही क्लास में हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। साथ में हम भारत की सीमाओं की भी चर्चा करेंगे कि इंडिया की बाउंड्रीज किस प्रकार से हैं, भारत की सीमाएं कितनी हैं, स्थलीय सीमा कितनी है। इन सब विषयों के बारे में हम आज ब्रीफ में जानेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझिएगा आप। देखिए, तो हमने ये जाना था कि सर हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इन्हीं ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को हम क्या नाम देते हैं? तो इन्हें हम देशांतर नाम देते हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड नाम देते हैं, इन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड नाम देते हैं। और देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम समय निर्धारण के लिए करते हैं। लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो हमें मिलेगा कि सर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है अर्थात इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो पर्टिकुलर इलाका है यहाँ से शुरुआत होती है। गुजरात में गुहार मोती वाला इलाका है प्यारे दोस्तों, और यहाँ 68 डिग्री और 7 मिनट का पूर्वी देशांतर अर्थात ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं जब आप अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में किबीथू वाली जगह आती है, जो भारत का सबसे पूर्वी कोना है, अंजो जिले में स्थित है। तो यहाँ तक आते आते
यहाँ तक आते आते हमें 97 डिग्री और 25 मिनट का पूर्वी देशांतर मिलता है। 97 डिग्री और 25 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमें मिलता है। अब ये हमने पहले भी आपसे कहा था, अब भी दोबारा रिपीट करेंगे कि अगर आप बहुत ध्यान से इस अंतर को देखोगे तो ये अंतर लगभग लगभग 29 मिनट का है, 29 डिग्री का है। ये अंतर लगभग लगभग 29 डिग्री का है। आप घटा करके भी देख सकते हैं कि अगर आप इसको 68 मान लें 57, तो लगभग 29 डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है। इसको कई बार 30 भी बोल देते हैं, 30 भी बोल देते हैं। अब मामला ये है कि 1 डिग्री देशांतर का जो मान होता है, अभी आपको ये बताएंगे, तो 1 डिग्री देशांतर का जो मान होता है वो 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो इस प्रकार से जो 29 डिग्री का मान है वो 116 मिनट होगा। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है और रफली इसको आप 120 मिनट या 2 घंटे भी बोल सकते हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत के दोनों छोरों पर कितना देशांतरीय अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि पूर्व से सूरज उगता है, तो अगर सूरज यहाँ सुबह 6 बजे हमें सूरज की पहली किरण दिखेगी, तो गुहार मोती में सुबह 8 बजे हमें सूरज की पहली किरण दिखेगी। समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, टाइम में ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये क्या कहानी है, ये 1 डिग्री से 4 मिनट कैसे आया, इस कहानी को अब समझने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये बात समझिएगा कि हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। जो हमारी ये अर्थ है, ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरी तरीके से घूम जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। गोल है तो गोल ऐसे घूम गया, तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम निकालें कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि 360 को जब आप 24 से भाग करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। अब इसी को मैं पलट देता हूं कि सर 60 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 मिनट में हो गया 15 डिग्री। तो अब मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा 1 डिग्री की वैल्यू निकलेगी 4 मिनट। 15 चौको 60, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री देशांतर का मान कितना हो गया, 1 डिग्री देशांतर का मान हो गया 4 मिनट। ऐसे आया है वो 4 मिनट। तो इसी तरह से फिर हमने देखा कि भारत में यहाँ अर्थात गुहार मोती से जब आप किबीथू तक जाते हैं तो कितने देशांतर का अंतर आ जाता है, 29 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाता है। इसी 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 29 डिग्री बराबर 116 मिनट, तो रफली 2 घंटे का अंतर है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि देशांतर का उपयोग करके कैसे हम समय की गणना करते हैं। एक बात तो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बड़ा क्लियरिटी से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर का जो मान है वो 4 मिनट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करें कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप हैं, आप ये मान लें कि 8 डिग्री देशांतर है और ये 9 डिग्री का देशांतर है। 8 डिग्री का देशांतर है, 9 डिग्री का देशांतर है। तो यहां से यहां जाने में आपको 4 मिनट का अंतर महसूस होगा। आप इतना समय क्रॉस कर चुके, यहां से यहां तक जाने में आपको 4 मिनट का अंतर महसूस होगा। अगर पूर्व की तरफ जाओगे तो समय आगे बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय पीछे होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से ही उगता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि समय की गणना कैसे की जाती है, आखिर टाइम को कैसे निकाला जाता है। हमें ये सारी चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़नी होती है, यहाँ बस हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, समय की गणना कैसे की जाती है, टाइम को कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले देशांतर रेखाएं बनाई गई, सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लाइंस बनाई गई।
फिर एक देशांतर रेखा को चुना गया समय का निर्धारण करने के लिए, एक लॉन्गिट्यूड को चुना गया जिसके थ्रू हम समय को डिसाइड कर सकें, जिसके थ्रू हम टाइम को डिसाइड कर सकें। ठीक है, जिसके थ्रू हम समय का निर्धारण कर सकें, हम टाइम को डिसाइड कर सकें। और ये देशांतर रेखा थी 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ये था 0 डिग्री का देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। तो सर ये कहाँ डिसाइड हुआ? तो 1884 में, याद रखिएगा, 1884 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो 0 डिग्री का देशांतर है या 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मानेंगे। इसी को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मानेंगे, अर्थात इंटरनेशनल टाइमलाइन मानेंगे। अब चाहे तो आप इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन कह लीजिए या चाहे तो इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए, प्राइम मेरिडियन लाइन कह लीजिए। और चूंकि ये रेखा ब्रिटेन में लंदन है प्यारे दोस्तों, लंदन, और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, और ग्रीनविच में एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच में एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। चूंकि ये रेखा लंदन के ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है, यही कारण है कि इसे एक और नाम दिया जाता है और इसे कहा जाता है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी या लाइन या जीएमटी समय, ग्रीनविच मध्याह्न समय या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अब मैं मैप में भी आपको दिखाता हूं। और इसी के आधार पर दुनिया भर में समय के निर्धारण की शुरुआत की गई कि हम इस रेखा को आधार बना करके ही, हम इस पर्टिकुलर लाइन को आधार बना करके ही समय का निर्धारण करेंगे, हम टाइम को डिसाइड करेंगे। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है प्राइम मेरिडियन लाइन, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये है 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन लाइन। देखिएगा ध्यान से, ये जैसे ही आप आएंगे तो ये इन इलाकों से होते हुआ जाएगा। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन, ये लंदन से निकला, फिर ये फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया सब होते हुए फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, ये है वो 0 डिग्री की लाइन और इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर लंदन में। तो लंदन में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, लंदन में, वहां से इसका रेफरेंस पॉइंट बनाया गया। तो इसी के आधार पर ये जो 0 डिग्री का देशांतर आप देख रहे हैं, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हैं, इसी के आधार पर दुनिया भर में समय का निर्धारण किया जाता है, दुनिया भर में टाइम डिसाइड किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, समय तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, 0 डिग्री लाइन, इन अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कब घोषित किया गया? तो 1884 में वॉशिंगटन डीसी में जो सम्मेलन हुआ, उसमें 0 डिग्री के देशांतर को, 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन या इंटरनेशनल टाइमलाइन बनाया गया और इसी के आधार पर समय के निर्धारण की शुरुआत हुई। अब एक छोटी सी कहानी आपको और समझनी है, फिर आप बेहतर तरीके से समय को निकाल पाएंगे, फिर बेहतर तरीके से आप समय को समझ पाएंगे कि कैसे समय का निर्धारण होता है, आखिर टाइम डिसाइड कैसे किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी मैं आपको वो सब नहीं सिखाने वाला, इसलिए अभी उस हिस्से को हम स्किप करेंगे जहां हम कैलकुलेशन करते हैं समय निकालने की। उसकी अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है इंडियन ज्योग्राफी में। अभी बस बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि इतने में हमारा काम बन जाएगा। समय कैसे निकालते हैं, क्या उसका कैलकुलेशन है, ये यहाँ का विषय नहीं है, ये इस जगह का टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब एक कंसेप्ट आपको समझना होगा और ये कंसेप्ट होता है मानक समय रेखा की अवधारणा, अर्थात स्टैंडर्ड टाइमलाइन। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम मानक समय रेखा बोलते हैं या इसे हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब देखिए,
आप ये समझ पाइए कि एक क्षेत्र है, जैसे ये एक बहुत, मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, या फिर आपको मैप में ही, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक एरिया ड्रॉ किया, हमने इस तरीके से एक एरिया बनाया। अब मुझे बताइए कि ये एरिया से तो बहुत सारी देशांतर निकल रही होंगी, यहाँ से भी एक लाइन जा रही होगी, यहाँ से भी एक लाइन जा रही होगी, यहाँ से भी एक लाइन जा रही होगी, बीच में यहाँ भी, ऐसे बहुत सारी लाइन यहाँ से जा रही होंगी, है ना। हो सकता है ये 4 डिग्री का लाइन हो, ये 5 हो, ऐसा 20 हो, और ये 30 डिग्री हो, ऐसी बहुत सारी लाइन यहाँ से जा रही होंगी। तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर 1 डिग्री के बाद 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो आप खुद सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी। यहाँ मान लो 4 बजे हैं, यहाँ मान लो उसी समय पर यहाँ 4:04 है, उसी समय पर यहाँ 4:08 है, फिर 1 डिग्री आगे बढ़े तो 12 हो गया। इतनी समस्या हो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण करते हैं, हम देशांतर के बेसिस पर या लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो इतनी सारी समय रेखाएं अगर यहाँ पर हो जाएंगी तो हर जगह हमें अलग अलग समय निकालना पड़ेगा। तो इसका समाधान निकाला गया कि एक क्षेत्र जहां से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, वो मानक समय रेखा बनाएगा। वो एक देशांतर का चुनाव करेगा, वो एक विशेष देशांतर का चुनाव करेगा, एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करेगा, और उसी विशेष देशांतर को वो अपनी मानक समय रेखा बनाएगा, वो अपना स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसने कहा कि यार ये जो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, यही मेरा स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। तो अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें कितना भी समय हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि 15 डिग्री पे कितना समय। अगर यहाँ पर समय मान लीजिए 4:30 शाम के बजे हुए हैं, तो अब यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। भले ही थोड़ा बहुत अंतर क्यों ना हो, लेकिन इसी के आधार पर अब इस पूरे क्षेत्र के समय का निर्धारण किया जाएगा। इसी रेखा के आधार पर इस पूरे के पूरे एरिया के टाइम को अब डिटरमाइन किया जाएगा या डिसाइड किया जाएगा। ऐसी रेखा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन या मानक समय रेखा। तो सर, भारत में भी मानक समय रेखा होगी, इंडिया में भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन होगी? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप हमारे भारत देश की स्थिति देखें तो हमने ये ऑलरेडी जाना है कि सर भारत से तो 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ पर 68 डिग्री है और यहाँ पर 97 डिग्री है। तो 29 रेखाएं गुजरती हैं, ऐसे करते 69, 70, 71, ऐसे होते 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 97, कितनी? 29। तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं अपनाते तो हमें 29 अलग अलग समय अपनाने पड़ते, 29 अलग अलग टाइम अपनाने पड़ते। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में सितंबर 1947 में एक कमेटी बनाई गई और इस समिति से पूछा गया कि क्या करना है, क्योंकि आजादी से पहले भारत में 3 अलग अलग समय चलते थे। एक कलकत्ता टाइम जोन चलता था, एक मद्रास टाइम जोन चलता था और एक बॉम्बे टाइम जोन चलता था। 3 अलग अलग समय हमारे भारत में चलते थे। तो फिर कहा गया कि अब क्या करना है। तो इस कमेटी ने कहा कि हमें भारत में एक सिंगल टाइम जोन रखना होगा, हमें भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा बनानी होगी, क्योंकि अभी हम तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम 2 या 3 मानक समय रेखाओं को अपनाएं और हमारे लोग इसे आसानी से समझ सकें। यही कारण है कि हमें एक ही मानक समय रेखा बनानी चाहिए, अर्थात पूरे देश में एक जैसे समय का पालन करेंगे, पूरी कंट्री में हम एक जैसे टाइम को फॉलो करेंगे। तो फिर ये प्रश्न आया कि किसे चुने, किसका चुनाव करें। तो बहुत जद्दोजहद के बाद 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री के 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन चुना गया और आज भी भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर ही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका भी इसी लाइन को मानता है, इंडिया के अलावा श्रीलंका भी इसी लाइन को मानता है।
और इसका पूरी देखरेख मतलब इसके आधार पर ये जो जगह है, ये मिर्जापुर यूपी में, मिर्जापुर में नैनी नाम की जगह है, वहां पर इसकी ऑब्जर्वेटरी बनी है। और ये सब कुछ कैलकुलेशन करने का जो काम है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का होता है, जो CSIR के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा जो काम है प्यारे दोस्तों, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का होता है, जो कि CSIR के अंतर्गत आती है। अब इसी बात को लेकर के सवाल उठते रहते हैं कि देखिए, ये जो एरिया है पूर्वोत्तर का, यहाँ सूर्य बहुत जल्दी उगाता है, पर यहाँ लगभग 1 घंटे का नुकसान हो रहा है। ये जो गुहार मोती वाला रीजन है, वहाँ 1 घंटे बाद में हो रहा है। तो भारत में आप अक्सर देखोगे कि ये डिमांड की जाती है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग से टाइम जोन बनाया जाए और भारत में भी 2 मानक समय रेखाएं बनाई जाए। पर ऐसा नहीं किया गया है, उसका समाधान निकाल दिया गया। समाधान निकाला गया कि पूर्वोत्तर के बहुत से राज्य चाय बागान समय का पालन करते हैं, अर्थात वो ऑफिस आवर की टाइमिंग को ही थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। अब यहीं से ना एक सवाल और निकल के आता है, एक क्वेश्चन और निकल के आता है। सर, क्या पूरी दुनिया में, क्या पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह हर देश में एक ही टाइम जोन होता है? बिल्कुल नहीं। आप रूस जैसे देशों को देखिए, आप रशिया जैसी कंट्रीज को देखिए। क्या रूस जैसे देशों में यह संभव है कि यहाँ पर एक समय क्षेत्र हो सके या यहाँ पर एक टाइम जोन हो सके? आप खुद देख पा रहे हैं कि रूस कितने बड़े इलाके में फैला हुआ, इतनी बड़ा इलाका है रूस का, इतना बड़ा। तो रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। इसी तरीके से रशिया और अमेरिका, अमेरिका में भी 11 है और रशिया में भी 11 है। 11 टाइम जोन है। ठीक है, जैसे इतने एरिया के लिए एक बना दिया, इतने के लिए दूसरा, ऐसा तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 11 बने हुए। लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा समय क्षेत्र किसके पास है? तो दुनिया में ऐसा देश जिसके मैक्सिमम टाइम जोन है वो है फ्रांस। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। अब आप कहोगे पर ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? फ्रांस तो बहुत ही छोटा सा देश है सर। फ्रांस इज वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। अगर आप मैप में भी इसको देखोगे फ्रांस को, तो मुझे ऐसा जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये रहा फ्रांस। सर, फ्रांस तो इतना छोटा है सर, इतना छोटा। इसके 12 समय जोन क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं या फ्रांस के जो छोटे 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 द्वीप हैं, वो दुनिया भर में पूरी जगह पर फैले हुए हैं। आइए मैं एक बार मैप के थ्रू आपको ये दिखाता हूँ। फ्रांस के जो द्वीप हैं अर्थात फ्रेंच जो आइलैंड हैं, वो पूरी दुनिया भर में छोटे छोटे रूप में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया भर में फैले हुए। देखिए, ये लिखा भी हुआ है कि 12। ये फ्रांस के द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर उसका एक द्वीप है, फिर यहाँ उसके द्वीप हैं, यहाँ आप देखिए यहाँ पर भी द्वीप है। ये फ्रेंच पोलिनेशिया है। यहाँ इन क्षेत्रों में देखिए रीयूनियन आइलैंड है, ये मायोट है। यहाँ इतने जगह पर उसके टाइम द्वीप फैले हुए हैं। पूरी दुनिया भर में उसके द्वीप हैं, पूरी दुनिया भर में उसके आइलैंड हैं। यही कारण है कि वहां 12 समय क्षेत्र देखने मिलते हैं। तो कभी भी अगर आपसे यह सवाल पूछे कि दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस जगह पर है, तो दुनिया में सबसे अधिक जो समय क्षेत्र पाए जाते हैं वो फ्रांस में 12। 12 स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। रशिया और अमेरिका दोनों में 11, भारत में सिर्फ एक, और वो है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बात और समझते हैं कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि कर्क रेखा, हमने ये पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक इसी तरह अब हमें ये डिस्कस करना है, हमें इस बात की चर्चा करनी है कि जो भारत की मानक समय रेखा है अर्थात 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, वो इंडिया के कितने स्टेट से होकर के गुजरता है। देखो, तो 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, इंडिया के 5 स्टेट से होकर के जाता है।
इसकी शुरुआत यूपी से होती है प्यारे दोस्तों। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे समझिए, हाँ ये देखिए यूपी से शुरुआत हो रही है, एमपी की बॉर्डर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, इन 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। कौन कौन से? यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और यह भी याद रखना कि भारत के अलावा श्रीलंका भी भारतीय मानक समय का उपयोग करता है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका ऑल्सो यूजेस इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। श्रीलंका भी भारतीय मानक समय रेखा का प्रयोग करता है। कितने राज्यों से जा रही है याद कर लो। नंबर 1 यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, सीजी, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया सर? अब तक हमने बहुत सारी बातें देखी, एक एक करके रिकॉल कर लेते हैं, कुछ और तथ्यों को पढ़ेंगे। सर हमने ये देखा कि 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ और उसमें 0 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल टाइमलाइन डिक्लेयर किया गया। चूंकि 0 डिग्री का देशांतर लंदन के ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरता है, यही कारण है कि इसे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन और इस समय को ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न समय कहा जाता है। नंबर 1। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि सर स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक ऐसा विशेष देशांतर होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड होता है जिसको आधार बना करके, जिसको आधार बना करके किसी भी क्षेत्र के समय का निर्धारण किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के टाइम को डिसाइड किया जाता है। अगर एक देश, ये बात अभी से समझना, आप ही मुझे बताना, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं कि एक देश है जिसका मैप इस तरीके से है और एक देश है जिसका मैप इस तरीके से है। कहां पर समय की दिक्कत आएगी? जो भी देश इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रूप में विस्तृत होते हैं, जो भी कंट्री इस तरीके से वर्टिकल होती है, यहां कभी भी आपको समय की दिक्कत नहीं आएगी। चिली जैसे देश जो इतने लंबे हैं, लेकिन आप एक टाइमलाइन को चुनोगे, आप एक टाइमलाइन को चुनोगे और उसके आधार पर पूरे देश का समय निर्धारित हो जाएगा। लेकिन जिनका क्षैतिज विस्तार ज्यादा होता है, जिनका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, वहां आपको बहुत सारे समय क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। तो इसी आधार पर हमने देखा कि दुनिया में फ्रांस के पास 12 समय क्षेत्र हैं। हालांकि इसका कारण है फ्रांस के दुनिया भर में द्वीपों का होना। अमेरिका और रशिया के पास 11 है और भारत में सिर्फ एक समय क्षेत्र है। इंडिया का सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने ये देखा कि भारत का मानक समय कौन सा है। तो सितंबर सितंबर भारत ने सितंबर 1947, रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, भारत ने सितंबर 1947 में 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा बनाया। ये रेखा कहां कहां से होकर के गुजरती है? तो सर ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के गुजरती है, इन स्टेट से होकर के गुजरती है। ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से सवाल बन, एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, फिर आपको पीपीटी पे ये सारी बातें हम दिखाएंगे, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। देखो एक सवाल पूछा जाता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत कितनी दूरी पर है, प्राइम मेरिडियन लाइन से इंडिया कितनी दूरी पर है। तो हमने अभी ये डिस्कस कर लिया, गलत मैप आ गया, हमने अभी ये डिस्कस किया कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो लंदन से जाती है,
देख पाइए, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि लंदन से होकर के गुजर रही है। ठीक है, और ये हमारा भारत देश है। और लगभग मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं से एक लाइन निकाल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आप समझ जाना कि ये वो लाइन है। ऐसा मान लीजिए कि ये वो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। ये कौन सा देशांतर है? 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है। तो ये सवाल आपने जरूर सुना होगा कि भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्रीनविच मध्याह्न समय से कितना आगे है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी देश पूर्व में जाते जाओगे, जितना इस तरफ जाओगे, देशों का समय ज्यादा ही मिले। ठीक है, अब भारत के आगे यहाँ जापान है, जापान में समय और आगे मिलेगा। एक समय आगे होने का मतलब यह है कि जापान में पहले सुबह होगी, उसके बाद भारत में होगी, फिर पाकिस्तान में होगी, फिर जाकर के कहीं ये अरब में होगी, फिर जाकर के अफ्रीका में होगी। ये होता है समय आगे होना। तो जब भी आप देखोगे ग्रीनविच रेखा के पूर्व में सारे देशों के समय में आपको प्लस लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और जो भी इसके पश्चिम में है वहां हमेशा आपको माइनस लगा हुआ दिखेगा, हमेशा आपको माइनस दिखेगा, हमेशा। ठीक है, तो अब ये समझ पाइए कितना दूर है। तो अब बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत आसान। हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री का मान कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो ऐसे ही लगा लीजिए कि 82.5 डिग्री का मान कितना होगा। इसको कैसे तोड़ें? पहले 80 डिग्री का निकाल लो, तो कितना आ गया? 8 चौको 32, 320 मिनट। ठीक है, आ गया। फिर 2 डिग्री का निकाल लो, तो 2 डिग्री का कितना आ गया? 8 मिनट। 2 डिग्री का कितना आ गया? 8 मिनट। और आधा डिग्री का निकाल लो, तो आधा डिग्री का कितना आ गया? 2 मिनट। ठीक है, आधा डिग्री का कितना आ जाएगा? 2 मिनट। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो गया? 10, 330, 330 मिनट। 1 मिनट में कितने घंटे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे 6 पंचे 30, तो 5 घंटे और 30 मिनट और बच गया, तो 30 मिनट। और हमेशा हमने कहा कि प्लस लगेगा, तो आप देखोगे कि भारत के समय के आगे हमेशा इस तरीके से लिखा रहे। हमेशा आप देखोगे कि भारत के समय के आगे इस तरह का चिन्ह रहता है कि भारत का समय प्रधान मध्याह्न समय से 5.5 घंटे आगे है। और एक सवाल और जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आप देशांतरीय अंतर की बात करें तो यहाँ 68 डिग्री है, यहाँ 97 डिग्री है, लगभग 30 मिनट, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। और 31 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में 3 चौको 12, 120 मिनट होंगे। मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब वही कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकलेगा, जबकि गुहार मोती में 2 घंटे बाद। अगर यहाँ सुबह 6 बजे सूरज निकला है, तो यहाँ सुबह 8 बजे आपको सूरज की पहली किरण देखने के लिए मिले। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि देशांतर से जुड़ी हुई हैं, जो कि लॉन्गिट्यूड से जुड़ी हुई। अब एक बार ध्यान से मुझे सुनिएगा और हम एक बार पीपीटी देख लेते हैं और फिर कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं, ये टाइम को डिसाइड करने का काम करती हैं। भारत का देशांतरीय अंतर कितना है? 29 डिग्री, लगभग 2 घंटे के आसपास, 116 मिनट होगा। ठीक, अभी ये डिस्कस करेंगे कि केरल में, सब ये बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, नैनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 5 राज्यों से होके जाती है, यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले हम बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास समय क्षेत्र का पालन कर रहे थे। 1 सितंबर 1947 को
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइमलाइन चुना गया। भारत के अलावा श्रीलंका भी भारत की मानक समय रेखा को मानता है। और इसमें आप देखिए यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये सारे क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, ये सारे एरिया आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा आपको समझने के बाद। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक रैंडम जगह ले लेते हैं। ये एक जगह हमने ले ली यहाँ पे कन्याकुमारी, और यहाँ से हम सीधा गए और यहाँ हमने एक जगह ले ली लेह। और ऐसा मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये जो लेह है और यहाँ कन्याकुमारी है, ये दोनों ही एक ही देशांतर पे स्थित है। और हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि ये जो देशांतर है ये 70 डिग्री का पूर्वी देशांतर है। कुछ भी मान रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने ये माना कि ये जो 70 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ये 70 डिग्री का जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसमें लेह भी है और इसी में कन्याकुमारी भी है। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या लेह और कन्याकुमारी में एक जैसा समय होगा? बहुत ध्यान से बातों को सुनना, अदरवाइज मिस कर जाओगे। क्या लेह और कन्याकुमारी दोनों में एक जैसा समय होगा? मतलब यह है कहने का कि अगर कन्याकुमारी में शाम के 4 बजे हुए हैं तो क्या लेह में भी शाम के 4 बजे होंगे? आंसर होगा बिल्कुल। समय में कभी भी अंतर नहीं आता। एक ही देशांतर रेखा पर हर जगह का समय समान होता है, हर जगह का टाइम इक्वल होता है। ये बात हमेशा याद रखना, समय में कभी भी अंतर नहीं आता। दो स्थान भले ही मैं तो कह रहा हूं कि इतना दूरी पे है, कितनी दूरी है? लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी अगर कन्याकुमारी में शाम के 4 बजे हुए हैं तो लेह में भी शाम के 4 बजे होंगे। तो ये पहला कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखना। एक ही देशांतर पर जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी का समय एक समान होता है। सिमिलर लैटिट्यूड पर जितने भी एरिया आते हैं उन सभी का टाइम हमेशा इक्वल ही होता है। द फर्स्ट कंसेप्ट। अब समझना दूसरा कंसेप्ट। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि कन्याकुमारी और लेह में जो दोनों एक ही देशांतर पर हैं, क्या यहां पर दिन और रात की अवधि भी समान होगी? क्या यहां पर डे एंड नाइट का ड्यूरेशन भी इक्वल होगा? सर मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या यहां पर अगर 12 घंटे का दिन हो रहा है, दिन मतलब सनलाइट, तो क्या यहां पर भी 12 घंटे का दिन होगा? और अगर यहां 12 घंटे की रात हो रही है तो क्या यहां पर भी 12 घंटे की रात होगी? इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, या लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, रात और दिन की अवधि। तो हमेशा याद रखना कि एक बेसिक कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे ही आप इक्वेटर से, जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हो, इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ, चाहे आप उत्तर में चले जाएं, चाहे आप दक्षिण में चले जाएं, दिन और रात की अवधि बदल जाती है। दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। जनरली होता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में आप हो और उत्तरी गोलार्ध में विंटर चल रहा है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, अगर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, अगर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है, तो हमेशा आप देखोगे कि ऊपर की तरफ जाने पर जो दिन है उसकी अवधि कम होती जाएगी और जो रात है उसकी अवधि बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध में समर है, अर्थात गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, तो उल्टा होगा। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और रात की अवधि कम होती जाएगी। और भूमध्य रेखा
पर हमेशा 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। भूमध्य रेखा के पास हमेशा 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर जाओगे, आप इक्वेटर से दूर जाओगे, दिन और रात की अवधि में अंतर आएगा, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस आएगा। अगर गर्मी के मौसम में उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और रात छोटी होती जाएगी। इसी को उल्टा कर दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ सर्दी का मौसम चल रहा है और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो प्यारे दोस्तों, तो दिन की अवधि छोटी होती जाएगी और रात की अवधि बढ़ जाएगी। ये आपने भी महसूस किया होगा। अगर आप उत्तरी इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में आप रह रहे हैं, कोई दिल्ली रह रहा होगा, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई राजस्थान के उत्तरी भागों में है, तो आपने भी ये बात महसूस की होगी। तो याद रखिएगा कि ये बात सच है कि कन्याकुमारी और लेह दोनों में समय तो शाम के 4 बजे का ही होगा, लेकिन दिन और रात की अवधि कभी भी समान नहीं होगी। दिन और रात की अवधि में बहुत अंतर होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्योंकि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से सिर्फ 8 डिग्री ऊपर है, तो यहाँ दिन और रात की अवधि में मुश्किल से 1 से 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, मुश्किल से। अदरवाइज यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कई बार ये हो जाएगा कि गर्मी के मौसम में शायद 12.5 घंटे का दिन हो जाए और 11.5 घंटे की रात हो जाए। ठंड के समय शायद ये हो सकता है कि यहाँ 11.5 घंटे का दिन हो और 12.5 घंटे की रात हो। हार्डली 30 मिनट का डिफरेंस, 30 मिनट टू 1 आवर। लेकिन लेह वाला जो इलाका है, जब आप लेह वाले इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ यही अंतर बहुत ज्यादा होता है। लेह वाले इलाके में यही ये अंतर इतना ज्यादा हो जाता है कि गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में सबसे बड़ी रात और सबसे बड़े दिन के बीच में लगभग 5.5 घंटे का अंतर दिखाई देता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या बनता है? फिर आप सारे प्रश्न लगा लोगे। कंक्लूजन याद रखना कि दक्षिण भारत में कन्याकुमारी हो, केरल हो, इन सभी क्षेत्रों में आप दिन और रात की अवधि में ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते जाएंगे, दिन और रात की अवधि में आपको स्पष्ट अंतर देखने मिलेगा। डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में आपको बहुत क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपसे एक सवाल भी करवाऊंगा, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तब तक पहले ये पढ़ लेते हैं, अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो, हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि केरल में सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन के बीच का जो अंतर है, ये लगभग 45 मिनट होता है। क्यों? क्योंकि केरल भूमध्य रेखा के बहुत पास है, तो यहाँ दिन और रात की अवधि में ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन लेह में सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन का अंतर 5.5 घंटे होता है। सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हो, दिन और रात की अवधि में अंतर आएगा। गर्मी के दिनों में दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, और सर्दी के दिनों में रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू। ठीक है, अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा। यहां हमने एक और पॉइंट लिखा है कि कश्मीर और कन्याकुमारी, तो भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। कन्याकुमारी कश्मीर की तुलना में भूमध्य रेखा के करीब है। यही कारण है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि के बीच का अंतर अत्यंत कम होता है, लेकिन कश्मीर में हम अंतर को महसूस करते हैं। गर्मी के समय में कश्मीर में अगर आप दिन देखें तो ये गर्मी के समय 14 घंटे 50 मिनट, और वहीं कन्याकुमारी में 12.5 घंटे का हमें दिन दिखाई देता है। और शीत अयनांत में हमें कश्मीर में 9.5 घंटे का ही दिन मिलता है, जबकि कन्याकुमारी में लगभग उतना ही दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कश्मीर और कन्याकुमारी में
दिन और रात की अवधि में लगभग 2.5 घंटे का अंतर है। ऑलमोस्ट 2 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है प्यारे दोस्तों। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सी कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको पढ़िए। फिर आपको हम वो प्रश्न भी बताते हैं जो पूछा गया था। चलिए, तो हम कुछ और 2-3 बातें और जान लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, ध्यान दीजिए। एक नाम आपने और सुना होगा, जैसे एक आपने सुना होगा लोकल टाइम। ठीक है, ये पुराना समय है। इसको हम हिंदी में स्थानीय समय बोलते हैं। ये शब्द भी शायद आपने सुना होगा, लोकल टाइम या स्थानीय समय। स्थानीय समय का अर्थ होता है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी पर्टिकुलर इलाका, जैसे मान लीजिए कि ये एक इलाका है जहां आप रह रहे हैं। यहाँ पर यह देखा जाता है कि वो कौन सा समय है जब सूर्य अपने सर्वोच्च स्थान पर है या सूर्य अपने सर्वोच्च बिंदु पर है, जो आ, सन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। ठीक है। हाँ, और ये अलग अलग होता है, ये निश्चित तौर पे अलग अलग होता है प्यारे दोस्तों। देशांतर पर भी अलग अलग होता है। तो स्थानीय समय की अवधारणा इसी प्रकार की है, लोकल टाइम का कंसेप्ट और इसी तरीके का है। ठीक है, और ये देशांतर के साथ परिवर्तित होता है, निश्चित तौर पे ये परिवर्तित होता है, पर अब हम इसको यूज नहीं करते, ये लोकल टाइम। एक समय जरूर हमें आपके साथ डिस्कस करना है और वो है DST। इसे कहा जाता है डे लाइट सेविंग टाइम। ये नाम आपने सुना होगा, डे लाइट सेविंग टाइम, DST। देखो, डे लाइट सेविंग टाइम जो है ना प्यारे दोस्तों, इसका कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। इसका जो कंसेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी अवधारणा दी थी बहुत पहले, और इसका जो पहला उपयोग है, इसका जो प्रथम प्रयोग है या इसका जो फर्स्ट यूज है, वो जर्मनी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1916 में, विश्व युद्ध के समय। या फिलहाल वर्तमान में इसका कोई उपयोग कर रहा है? तो वर्तमान में यूरोप के बहुत सारे देश इसका प्रयोग करते हैं। क्या भारत DST का उपयोग करता है? लेकिन भारत ने, याद रखिएगा कि 1962, 1965 और 1971, ये जब 3 युद्ध हुए, तो इस समय डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग किया है। इस समय भारत ने DST का प्रयोग किया है। अब सवाल यह है कि ठीक है सर, आपने बताया कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई अवधारणा है, DST अर्थात डेलाइट सेविंग टाइम। इसका पहला उपयोग जर्मनी ने 1916 में किया। फिलहाल यूरोप और यूरोप के कुछ देश इसका इस्तेमाल करते हैं, भारत इसका उपयोग नहीं करता। हालांकि भारत ने 1962, 1965 और 1971 में जब वॉर हुए, तो उस समय इसका प्रयोग किया है, इन ड्यूरेशंस में इसका उपयोग किया है। तो सर आखिरकार ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अनुसार गर्मी के समय पे, जिसके अनुसार गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, या इसे आप वसंत ऋतु भी कह सकते हैं, गर्मी या वसंत के समय जो घड़ी है उसे 1 घंटे आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और सर्दी या शरद ऋतु, शरद ऋतु या शीत ऋतु के समय जो घड़ी है उसको 1 घंटे पीछे कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी अवधारणा है। गर्मी का समय आएगा, आपने घड़ी को आगे बढ़ा दिया। सर्दी का समय आएगा, आपने घड़ी को पीछे कर दिया। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल समय पर गर्मी में सुबह 8 बजे का समय, और सुबह 8 बजे आप बढ़िया ऑफिस पहुंच जा रहे थे। अब गर्मी के समय हमने घड़ी को 1 घंटे आगे बढ़ा दिया, तो अब आप है तो 8, लेकिन अब वो 9 बजे आपको दिखाई दे। ठीक, ऑफिस पहले आपका मान लीजिए 5 बजे खत्म हो रहा था, अब वही चीज आपकी 1 घंटे आगे बढ़ चुकी है, तो वही ऑफिस आपका 6 बजे खत्म हो गया। और सर्दी के समय हम पीछे कर देंगे। सर्दी के समय यही टाइम हमने सुबह 7 बजे कर दिया, 8 की जगह कितना हो गया, 7, और वापस आपका 5 बजे का टाइम हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं DST, डे लाइट सेविंग टाइम। तो ऐसा क्यों किया जाता है सर?
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सूर्य की रोशनी का या प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम प्रयोग किया जा सके। गर्मी के समय दिन की अवधि ज़्यादा होती है, डे की लेंथ ज़्यादा होती है, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम सुबह 9 बजे से भी काम करना शुरू करेंगे, शाम को 6 बजे तक भी हमको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठंड के समय दिन की अवधि कम होती है, तो समय को यूटिलाइज़ करो। मतलब अगर सुबह 8 बजे ऑफ़िस जा रहे थे, तो अब सुबह 7 बजे ऑफ़िस जाओ। ताकि वहाँ आपका काम 5 बजे ही खत्म हो जाए, जब तक सूर्य ढले आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो आपको आर्टिफ़िशियल लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कृत्रिम प्रकाश को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोला जाता है डे लाइट सेविंग टाइम, या इसी को हम डीएसटी के नाम से जानते हैं। याद रखना, एक शब्द होता है सर्केडियन रिदम। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारा सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक तरीके से काम करती है, एक स्ट्रक्चर में काम करती है कि इतने बजे हम उठते हैं, इतने बजे हम खाना खाते हैं, वो पूरा रिदम खराब हो जाता है। पर ठीक है, इसका प्रयोग हो रहा है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया अफ्रीका के कुछ भागों में इसका प्रयोग किया जाता है, डे लाइट सेविंग टाइम। तो ये हमारी पूरी अवधारणाएं थी, ये हमारे पूरे के पूरे कंसेप्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमें डिस्कस करना था। यहाँ से निश्चित तौर पे सवाल भी बनेंगे, क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो अगर अब तक के टॉपिक को हम समराइज करें जो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है, तो हमने शुरुआत की थी भारत के देशांतरीय विस्तार से कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। इसमें 29 डिग्री या 2 घंटे का अंतर है। फिर हमने मानक समय रेखा के बारे में बात की और हमने देखा कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, मिर्जापुर के नैनी से होकर के जाती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। फिर हमने ग्रीनविच मीन टाइम समझा कि 0 डिग्री का देशांतर है, 1884 में डिक्लेयर किया गया और भारत यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। इंडिया 5.5 घंटे आगे है। फिर हम और आगे बढ़े, हमने ये भी समझा कि देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का समय एक जैसा ही होता है, लेकिन दिन और रात की जो अवधि है, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है, उसमें अंतर आएगा। जो भी क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होंगे उसमें दिन और रात लगभग समान होंगे, लेकिन जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वहां दिन और रात की अवधि में अंतर दिखाई देगा। इसके अलावा साथियों हमने डीएसटी डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में भी बात करी। तो इतनी बातों की चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं और इसी के साथ हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वाला टॉपिक भी संपूर्ण होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हम अगली कक्षा में करेंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जहां हम भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश, उनके साथ उनके संबंध, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लेते हैं, फिर हम पड़ोसी देशों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए राज्य और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये समय समय पर बदलते रहे हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लो। स्टेट में जनरली एक गवर्नमेंट होती है, सीएम होता है, जहां उसके पास पूरी शक्तियां होती हैं। यूटी में भी एक गवर्नमेंट होती है, दो यूटी में भी सीएम हो सकता है, लेकिन शक्तियां पूरी नहीं होती, पावर उनके पास पूरी नहीं होती। उसमें केंद्र का हस्तक्षेप होता है, सेंट्रल का हस्तक्षेप होता है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहां समझ पाइए। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया, जो संसद में 5 अगस्त 2019 को पारित हुआ और लागू हुआ
31 अक्टूबर 2019 को। इसी तरह 26 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। उसमें थे दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। ये देखिए, पहले ये दादर और नागर हवेली अलग होता था, दमन और दीव अलग होता था। ये दमन है, ये दीव है, ये दमन है। यहाँ दादर और नगर हवेली है, इनका विलय कर दिया गया। तो पहले 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इनका विलय कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। ये हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर महाराष्ट्र आता है। फिर सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा है। गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द एरिया। सिक्किम उसके बाद आता है और फिर त्रिपुरा आता है। अभी ये याद भी करा देंगे, परेशान मत होना। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। प्यारे दोस्तों, जनसंख्या के बारे में चूंकि हम आगे पढ़ेंगे तो अभी चर्चा नहीं करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ, लद्दाख का लेह, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का बाड़मेर। कलेजा बड़ा इसकी एक ट्रिक है, का से कच्छ आता है, लेह आता है, जा से जैसलमेर आता है और बड़ा मतलब बाड़मेर वाला इलाका है। ठीक है, बाड़मेर वाला इलाका है। अब 2-3 चीजें ना थोड़ा आप देख लीजिए, फिर आपको ये सारी चीजें मैप में प्रैक्टिस कराते हैं। ये अलग अलग बातें लिखी हैं, इसको देख लेना एक बार। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी संख्या 8 है। ये थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको, क्योंकि जनरली ना आपको इनकी राजधानियां याद नहीं रहती। बाकी की कैपिटल्स तो आपको याद होंगी, इनकी शायद आप भूल जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली दमन दीव, इनकी राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ये याद रखिएगा, ये कैपिटल बहुत जरूरी है। मैच द कॉलम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं और हम ये बेसिक गलतियां करके आ जाते हैं कि बताइए सर पूरी भूगोल पढ़ ली और हमें कैपिटल्स भी याद नहीं है। एक चीज और है जो मैप में आपको दिखानी है, दमन दीव और दादर नगर हवेली की लोकेशन। देखो, दमन दीव की लोकेशन ध्यान से देखना। जो दीव वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये दीव है जो कि गुजरात में आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो दमन वाला इलाका है और ये इलाका दादर नगर हवेली का है। दमन और दीव के इलाके गुजरात से लगे हुए हैं। दादर नगर हवेली का इलाका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से लगा हुआ है। अब दीव बिल्कुल तट में है, बिल्कुल कोस्ट में है। तो इस तरीके से हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री रेखा बनाते हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये दोनों समुद्र में है। अंडमान और निकोबार आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है, और वहीं जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में आता है। पांडिचेरी भी समुद्री सीमा बनाता है और दमन और दीव भी समुद्री सीमा बनाते हैं। तो 8 में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, अर्थात अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, जो कि ओशियन बाउंड्री बनाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां से सवाल बन जाते हैं। पुडुचेरी ना एक अलग सा आपको टेरिटरी देखने मिलेगी। हमने हिस्ट्री में भी चर्चा की है पुडुचेरी के बारे में कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में यनम वाला इलाका आता है। तमिलनाडु से सटा हुआ है पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल, और केरल में माहे वाला इलाका है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि
पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है या पुडुचेरी का जो एक्सपेंशन है वो कितने स्टेट में है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए आपको ये मैप हम दिखा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देख पाइए ये पुडुचेरी का इलाका है, यनम आंध्र प्रदेश के पास है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, चेन्नई के नीचे है पुडुचेरी, ये ध्यान रखना, चेन्नई है और ये पुडुचेरी है, फिर माहे जो कि केरल में आता है। तो पुडुचेरी भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तटों में विस्तृत है। जो पुडुचेरी है वो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों ही कोस्ट पर है, मतलब ये कोरोमंडल तट है प्यारे दोस्तों, ये मालाबार तट है और दोनों पर ही इसका विस्तार है। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये सब कुछ है, आपको पता है, ये हमने अभी अभी आपको बता दिया। ओके, एक ये बात होगी, अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा एनसीआर और एक नाम आपने सुना होगा एनसीटी। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन और एनसीटी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। देखो, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इसमें दिल्ली का क्षेत्र आता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और उसके आसपास अर्थात दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनका क्षेत्र भी आ जाता है, इनका एरिया भी आ जाता है। और इसको गवर्न करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 बनाया गया है, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। नोएडा दिल्ली का हिस्सा नहीं है, नोएडा वाला इलाका यूपी में आता है। गुड़गांव दिल्ली का हिस्सा नहीं है, गुड़गांव हरियाणा में आता है। पर इन सब को एनसीआर के अंतर्गत माना जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत माना जाता है। और एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही भाग शामिल होता है, जबकि एनसीआर में दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन सब के भी कुछ जिले आ जाते हैं, इन सब के भी कुछ एरियाज आ जाते हैं। अब देख लो ध्यान से, सारी बातों को एक बार मैप पे बढ़िया तरीके से रिकॉल करते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी से याद हो जाए। सबसे पहले आप मुझे बताओ, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जवाब आएगा सर, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, पहला प्रश्न। दूसरा, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? सर, भारत में 28 राज्य हैं। देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को विलय करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई और उसकी राजधानी दमन को बनाया गया। ठीक है, अगला चीज है कि सबकी कैपिटल याद होनी चाहिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जम्मू और श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी विंटर कैपिटल जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ये 4 हो गए। फिर लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। ठीक है, और जो पुडुचेरी है उसकी राजधानी पुडुचेरी है। इसी के अलावा जो अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और दमन दीव दादर नगर हवेली, इनकी राजधानी दमन है। ये कैपिटल याद रखना। अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है वो कि भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं? देखो, राज्य तो 9 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 9 राज्य हैं। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, अर्थात कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। लेकिन 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। नंबर 1 लक्षद्वीप, नंबर 2 अंडमान और निकोबार। भारत में सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी की है तो वो अंडमान निकोबार की है। पूरे भारत में राज्यों में सबसे लंबी गुजरात की है, लेकिन अगर पूरे भारत में सबसे लंबी किसी की तटरेखा है तो वो अंडमान निकोबार की। पुडुचेरी नंबर 3 और यहाँ दमन दीव वाला इलाका, ये 4। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि जो पुडुचेरी है वो कितने राज्यों में फैला है? तो पुडुचेरी एकमात्र भारत की ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि
पश्चिम तट और पूर्वी तट दोनों पे फैली हुई है। कहने का मतलब मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट दोनों पर है, क्योंकि पुडुचेरी का आंध्र प्रदेश में यनम वाला इलाका है, तमिलनाडु के पास पुडुचेरी और कराईकल वाला इलाका है, और इसी तरीके से साथियों माहे वाला जो क्षेत्र है वो केरल में स्थित है। तो प्रश्न ना ऐसे घुमा के पूछ रहता है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो कि मालाबार और कोरोमंडल दोनों ही तटों पर स्थित है, तब आपको ये जवाब देना है। ठीक है, अब यहीं से सवाल आ जाएगा कि अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, और उसके बाद यूपी है। ठीक है, नंबर 1 कौन है जी? राजस्थान। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर यूपी। फिर पूछेगा सबसे छोटे राज्य भी बता दो, जब सबसे बड़े राज्य बता रहे हो बता देना। नंबर 1 पर आता है गोवा, नंबर 2 पर आता है सिक्किम, और नंबर 3 पर आता है गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ये भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हैं, 3 सबसे छोटे राज्य। अब यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, बड़ी मजेदार बात है प्यारे दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां से जो बात निकल करके आ रही है कि भारत का एक राज्य है यूपी, जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जो मैक्सिमम के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, मतलब यूपी की सीमा आप देखें कई राज्यों से जुड़ी हुई है, पर यहां पर यूपी का एक जिला है सोनभद्र। ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्य से लगती है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और एमपी, और एमपी से 4। ठीक है, यूपी की सीमा 8 राज्यों से है पहले, 4 तो ये हो गए, 5वां राजस्थान हो गया, 6वां हरियाणा हो गया, 7वां उत्तराखंड हो गया, और 8वां हिमाचल प्रदेश हो, और यहां पर दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी। 8 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, 8 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, सबसे बड़ी तट रेखा हमने बताया कि गुजरात की है, सबसे बड़ी कोस्टल बॉर्डर। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं ये सारी बातें। जैसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। एरिया के बेसिस पर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? नागालैंड की। सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? गुजरात की है। सबसे छोटी समुद्री सीमा गुजरात की है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा राज्य गोवा है। माफ कीजिए, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके अलावा यूपी 8 राज्यों की सीमा से 8 राज्यों की सीमाएं टच होती हैं। सोनभद्र जो है वो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपनी सीमा। लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। गुजरात और पश्चिम बंगाल मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और साथ ही साथ में समुद्री सीमा भी बनाते हैं। आप खुद देख पाइए कि भारत में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, एक हो गया गुजरात और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, जिनके पास समुद्री सीमा भी है, और समुद्री सीमा होने के साथ साथ वो दूसरे देशों के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, इसको और हम चर्चा कर लें। हालांकि इसको हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी बस ब्रीफ में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक हमें अगली क्लास में पढ़ना है, पर ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको कि देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, ये 15,200 किलोमीटर की है। अगेन मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर की है, और भारत की जो समुद्री सीमा है, नया डेटा आ गया है, वो 11,098 किलोमीटर की है। अब आप कहोगे सर हम तो पढ़ते आए हैं कि भारत की इस जो जलीय सीमा है वो 7500 किलोमीटर की है। वो पुराना डेटा था, नया डेटा आ गया है जिसके अनुसार भारत की जलीय सीमा 11,098 किलोमीटर की है।
सर क्या भारत ने किसी राज्यों को अपने में मिला लिया? बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन सही तरीके से की गई है, सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है, तो अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया गया है इसलिए। ठीक है, जो मुख्य सीमा की 7,871 द्वीपों में अलग है। अभी गुजरात की सबसे ज्यादा है, पहले 1200 थी, अब लगभग 2300 हो गई है। गोवा की 193 है। अंडमान निकोबार की 3000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। लक्षद्वीप की 144 किलोमीटर की लाइन है। 5 राज्य भारत में ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। अगर आप इन 5 राज्यों को देखोगे तो ये कंप्लीटली लैंड लॉक हैं। ये पूरी तरीके से भू आविष्टित राज्य हैं। याद रखना, ये टॉपिक दोबारा से पढ़ाना है, अभी बस ब्रीफली पढ़ लो। इसमें आप देख लीजिए कि हरियाणा नंबर 1, यहां आप ध्यान से देख पाए, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। देख लो, क्या ये समुद्री सीमा बना रहे हैं? क्या हरियाणा समुद्री सीमा बना रहा है? नहीं। क्या हरियाणा इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, इनकी बॉर्डर ओशियन से कनेक्ट नहीं होती और ना ही ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये कंप्लीटली लैंड लॉक स्टेट हैं इंडिया के। ये पूरी तरीके से भू आविष्टित देश हैं। एक होते हैं ऐसे देश जो अंतरराष्ट्रीय जो जलीय सीमा नहीं बनाते, उन्हें हम लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। और ऐसे देश जो जलीय सीमा भी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं है राज्यों के लिए, वो कंप्लीटली लैंड लॉक स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, अगली चीज और समझना ध्यान से, ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना यहां से, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, ये इस तरीके यहां ऐसे और फिर ऐसे, ये जो बॉर्डर है ना, इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा है, ये इंडिया की टेरिटोरियल या टेरिस्ट्रियल बाउंड्री है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, यहां से ये जो पूरा का पूरा मामला है, यहां से लेकर के यहां तक, फिर ये अंडमान निकोबार, फिर ये लक्षद्वीप, ये है भारत की जलीय सीमा। और ये कितनी है? 11,098 किलोमीटर, जो भारत के 9 राज्य अर्थात 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी साझा करती है। ठीक है, और इसमें भी गुजरात नंबर 1 पर है। गुजरात लगभग 2300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। वहीं अंडमान एंड निकोबार लगभग 3000 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा, इतने में काम बन जाएगा। अगले चैप्टर में जब हम भारत का विदेशी देशों के साथ संबंध पढ़ेंगे, भारत की सीमाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ इस चार्ट को हम दोबारा रिकॉल करेंगे, बढ़िया तरीके से याद करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय खत्म होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ना सिर्फ आपके पास फैक्चुअल नॉलेज जाए, बल्कि कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपके पास पहुंचता जाए। जब ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से आपके पास पहुंचेंगी, तभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।